हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हम देख रहे थे, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पहले भारतीय संविधान के संघात्मक गुण, फिर हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के एकात्मक गुण। हेलो अंकित, साक्षी, प्रवीण, सचिन, विश्वजीत, अरुण, अभिषेक, ऋचा, पंटूस, आशीष, विशाल, आदित्य, संध्या। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। तो हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान के संघात्मक गुण, उसी में आगे आपको लिखना है भारतीय संविधान का जो संघात्मक गुण है। भारतीय संविधान के संघात्मक गुण देख रहे थे हम लोग, उसी में अगला पॉइंट याद रखना है आपने। हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो संविधान है, भारत में कैसा डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी का मतलब क्या? डुअल गवर्नमेंट है, स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है, सेंटर में अपनी गवर्नमेंट है। और देखा था कि डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का क्या है, विभाजन है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन है ना, संविधान में लिखा हुआ है। अब तीसरा गुण देखते हैं, तो याद रखिएगा क्या है, हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। देखिए हमारे देश की जो जुडिशियरी है ना, वो इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जो प्रोविजन है, हमने वो कहां से लिया है? वो है हमने अमेरिका से लिया हुआ है ना। और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का जो प्रोविजन है, वो कहां से? हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो यानी जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ये कैसा प्रोविजन है? ये आपका फेडरल प्रोविजन है ना, संघात्मक प्रावधान है। इसके बाद की बात करते हैं तो लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में भी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश में, ये कैसा फीचर है हमारे संविधान का? लिखित संविधान। ये कैसा फीचर है? ये संघात्मक व्यवस्था है या संघात्मक गुण है ना। इसके बाद की बात करते हैं इसके बाद की बात करें तो इसके बाद आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे देश में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है ना जी। संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है। क्या पार्लियामेंट संविधान का उल्लंघन कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या पार्लियामेंट से ऊपर भी है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? या क्या हमारी जो जुडिशियरी है वो संविधान का उल्लंघन कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है ना। बात समझ में आया? तो यानी कि ये जो संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी हमारा एक फेडरल फीचर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कठोर संविधान है, लिखित नहीं, कठोर संविधान। देखिए हमारे संविधान के अंदर कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए हमें राज्यों की सहमति चाहिए होती है, यानी कि हमें स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। विदाउट रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट वी कैन नॉट चेंज सम प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे संविधान के कुछ जो प्रावधान है, उसको बदलने के लिए हमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। आपके मन में उठेगा सर ऐसा कोई प्रोविजन कौन सा है? जैसे मान लीजिए कि सातवीं अनुसूची है,
और 7वीं अनुसूची के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट से अगर किसी विषय को मान लीजिए स्टेट लिस्ट में डालना है, या स्टेट लिस्ट से किसी विषय को यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में डालना है, तो इसके लिए आप राज्यों के बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं कुछ भी। राज्यों के परमिशन के बिना आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि सिंपली सी अगर हम बात करें, अभी आ रहे अनुरूप, क्योंकि कुछ देखिए हमारा जो संविधान है ना, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लैक्सिबल है। इसका मतलब क्या, कुछ प्रोविजन क्या है हमारे संविधान के, रिजिड हैं, और कुछ जो प्रोविजन है वो क्या है, फ्लैक्सिबल है। यानी हमारे संविधान के कुछ हिस्से वो रिजिड है ना जी, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी और फ्लैक्सिबल में देखेंगे फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि दोनों का ब्लेंड है। क्लियर? तो ये भी कैसा प्रोविजन है जो हमारे संविधान के कुछ हिस्सों में रिजिडिटी है, ये कैसा प्रावधान है, ये एक संघात्मक प्रावधान है। यानी कि हमारे देश के अगर केंद्र राज्य संबंधों के अंदर कोई भी बदलाव करना है, किसी भी तरह का चेंज करना है, तो वो कैसे होगा, वो बिना राज्यों की सहमति के नहीं होगा। ठीक, राज्यों की सहमति उसके लिए चाहिए होगी। तो इसके बाद की बात करते हैं, हमारे देश में भी कैसा लेजिस्लेचर है बताओ। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि सदनात्मक विधानमंडल है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। एक तो केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ हमारे 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यानी कि हमारे देश में ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जो प्रोविजन है, ये कैसा फीचर है, ये एक संघात्मक फीचर है, यानी कि एक फेडरल प्रोविजन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ और आपसे पॉलिटी पढ़ने के लिए ये बैच लिया है। थैंक यू विश्वामित्र जी। एक सदनात्मक का मतलब एक हाउस है बस। हाँ जी, एक सदनात्मक मतलब जहां पर एक हाउस हो, सिर्फ मान लीजिए अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो, है ना, कुछ भी एक हाउस अगर होगा। जनरली जहां पर यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर होता है ना, वहां पर जनरली क्या होता है, लोअर हाउस होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, मैं ही कराऊंगा, है ना। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली कल बताया था भारत का संविधान जो है ब्लेंड है, फेडरल और यूनिटरी का, है ना जी। क्लियर है? आगे चलें। कैन आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? देखिए बाकी क्लासेस भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी निहाल, है ना। अभी कितनी क्लासेस चल रही हैं आपकी? अभी आपकी कितनी कक्षाएं चल रही है? 3 है, तो धीरे धीरे अभी 3 करिए, धीरे धीरे सारी स्टार्ट हो जाएगी। एक से तब कितनी क्लासेस करोगे? मैक्सिमम 4 कर सकते हो, उससे ज्यादा तो आपका भी तो एक ही है ना, दिन भर तो क्लास तो नहीं ही करेंगे ना, है ना। 3 चल रही है, एक आध और स्टार्ट हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के एकात्मक प्रावधान। भारतीय संविधान के एकात्मक प्रावधान। देखिए सबसे पहला कि हमारे देश में कैसा सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है।
पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है, और अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता भी समाप्त कर देंगे। यानी कि आप एक ही देश की, भारत की ही सिर्फ नागरिकता लिस्ट रख सकते हैं, और यहां पर आपको पूरे देश की एक ही नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो ये कैसा फीचर है? ये एक यूनिटरी फीचर है। दूसरी बात करें, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक संविधान। पूरे देश में हमारा क्या एक ही संविधान है? बताइए, अलग अलग संविधान है क्या हमारे देश के अंदर? पूरे देश के अंदर क्या है? एक ही संविधान है क्या? राज्यों में अलग संविधान काम करता है क्या? नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करती है? रूल करती है। यानी पूरे कंट्री के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज ऑल्सो ए यूनिटरी फीचर। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे देश के अंदर केंद्र क्या है? मजबूत है, मजबूत केंद्र है। केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। केंद्र हमारे देश के अंदर ज्यादा पावरफुल है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना सर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में गवर्नमेंट पावरफुल और पार्लियामेंट्री में पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तब सारे कंडीशन पूरा करे तो इंडिया में दोनों का। अरे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यहां पर कहां लिख दिया है मैंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि गवर्नमेंट पावरफुल होती है और पार्लियामेंट में मतलब ऐसा मैंने कहां लिखाया है कि प्रेसिडेंशियल में गवर्नमेंट पावरफुल होती है? ऐसा लिखाया है जी कहीं पे? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेन डिफरेंस मैंने क्या बताया है? ऐसे कंफ्यूज मत होइए। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में जो मेन डिफरेंस है, दैट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस पर आधारित है? ऑन थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। वहां पर जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें शक्तियों का विभाजन है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे मेन फीचर है ना, यहां पर क्या है कि फ्यूजन ऑफ पावर पर बेस्ड है ये, यानी कि शक्तियों के संलयन पर आधारित है। और यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है ना, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। यानी कि वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना? क्लियर है? बात समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए तीसरा याद रखिएगा, यहां पर सिंगल स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आपके मन में सवाल उठेगा ना कि सर व्हाई सेंटर इज स्ट्रॉन्ग। देखिए, जिन परिस्थितियों में हमारा देश आजाद हुआ, कई सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट ने क्या किया? भारत का हिस्सा बना। जब हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कैसे कैसे ये जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, कैसे पटेल साहब ने उनसे बातचीत की और उसको भारत में शामिल किया। अब मान लीजिए अगर सेंटर स्ट्रांग नहीं होता, स्टेट को और सेंटर को दोनों को अगर बराबर पावर दे दी जाती, हो सकता था ये जो स्टेट है क्या करता? कहता कि हम आपके साथ नहीं रहना। हो सकता था वो भारत से अलग हो सकते थे, इसलिए कहा गया नहीं, ये भारत के इंटीग्रेशन के लिए, भारत की इंटीग्रिटी के लिए, भारत की यूनिटी के लिए क्या है? खतरा हो सकता है। इसलिए ताकि ये स्टेट जो है उनको उतना ही पावर दो ताकि वो भारत यूनियन का हिस्सा बना रहे और भारत की इंटीग्रिटी और यूनिटी पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए सेंटर को क्या रखा गया है? स्ट्रांग रखा गया है। कुछ भी कहीं पर भी स्टेट की अगर अंदर इंसर्जेंसी होती है, किसी तरह की कोई अगर दिक्कतें होती है, तुरंत सेंटर क्या करता है? वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके वहां पर सिचुएशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। या फिर अगर भारत के किसी हिस्से में भी अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी अगर स्थिति खराब होगी और लगेगा कि प्रेसिडेंट रूल से भी अगर हमारा काम नहीं हो सकता है, तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी भी इंपोज किया जा सकता है ताकि वहां पर सिचुएशन को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। और याद रखिएगा, इसलिए ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारे संविधान के अंदर, ध्यान से समझिएगा, इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहां से लिया है पता है आपको? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो है ना, हमने संविधान में दो जगह से लिया है। एक तो हमारा भारत शासन अधिनियम वहां से लिया है,
और दूसरा हमने कहां से लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कुछ प्रोविजन, यानी कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जैसे प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोविजन है वो हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फाइनेंशियल इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, लेकिन नेशनल इमरजेंसी और उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कहां से हमने लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखिए मणिपुर में अभी नहीं है प्रेसिडेंट रूल, बट सिचुएशन अब बन रहा है, अगर वहां पर कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी तो वहां पर फिर क्या करेगी, सेंटर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देगी। अभी अगर बात करें वर्तमान की स्थिति में, अभी तक सबसे ज्यादा बार पता है प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में ही लगा, कितनी बार, टोटल 10 टाइम्स लगा है अभी तक मणिपुर में। और अगर वहां पर फिर से अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है तो फिर भी क्या हो सकता है, फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। क्लियर है? खुशी अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जब फाइनेंशियल रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो याद रखिएगा एक्चुअली क्या होता है, कई सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं जो कि सेंटर कलेक्ट करती है, लाइक इनकम टैक्स, लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंटर क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा उनको स्टेट को देना पड़ता है। और कितना हिस्सा उसे स्टेट को देना है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमीशन बनता है हर 5 साल पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वित्त आयोग। अभी पिछले साल भी, रिसेंट में, इसी साल या पिछले साल, हाँ पिछले साल वित्त आयोग का गठन हुआ है ना, 16वां वित्त आयोग बना, आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट में, जिसके अध्यक्ष कौन बने, अरविंद पनगड़िया। और मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि आप लोग ये बताइए कि किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, बाय विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होगा, और किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 280। वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर याद रखिएगा इमरजेंसी प्रोविजन जो है, इमरजेंसी प्रोविजन में आपका 3 इमरजेंसी है। एक है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखना 352। इसके बाद है प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 356। और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखना फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है आपका 360। और इस दौरान जब इमरजेंसी प्रोविजन, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, तो पार्लियामेंट को क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर काम कर रही होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना भी पैसा अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकता, सेंटर के निर्देश पर वो अपना पैसा खर्च करेगा। यानी कि तीनों कंडीशन में सेंटर जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पर डायरेक्शन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली किसके अंदर काम कर रही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर जो स्टेट है वो अपना भी पैसा बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से खर्च नहीं कर सकती है। यानी कि इस दौरान क्या है, इस दौरान आपका जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन वी डिस्कस नेशनल इमरजेंसी टॉपिक, लगभग 2 आवर का टॉपिक है ये, 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता। हालांकि आपको नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड जानना है। अगर किसी देश के साथ हमारा वॉर हो जाए, कोई देश हमारे ऊपर क्या कर दे, एक्सटर्नल एग्रेशन कर दे, या हमारे देश के अंदर क्या हो, आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन 3 ग्राउंड पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसे उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन होते हैं, क्या प्रभाव होता है, कैसे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, कैसे केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, और क्या क्या चीजें होती हैं नेशनल इमरजेंसी में, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन आपको यह समझना है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगता है उस समय केंद्र सरकार जो है ना वो ज्यादा क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा ये भी एक कैसा प्रोविजन है, ये भी आपका एक यूनिटरी प्रोविजन है। ऐसा कोई प्रावधान, आप लोग समझिएगा, ऐसा कोई प्रावधान जिसमें केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, वो क्या है, वो हमारा क्या है, यूनिटरी फीचर है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल आप चिंता मत करिए,
विश्वामित्र जी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में याद रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में कहीं लगा नहीं है। एक मेरा सवाल है, मन में आ रहा है तो मैं सोच रहा हूं पूछ ही लूं। आप ये बताओ कि प्रेसिडेंट रूल जो है ना, वो मैक्सिमम उसका ड्यूरेशन कितना हो सकता है? प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए लगाया जा सकता है? एनीवन? फाइव ईयर? नो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 6 महीने भी नहीं ना। वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल आपने सही बताया है, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कैन बी 3 ईयर, है ना। एक बार में 6 महीने के लिए ऐसे ऐसे करके उसे मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी कुछ कंडीशंस है। 1 साल से ज्यादा कुछ कंडीशन में लगाया जा सकता है। वी विल डिस्कस दैट कंडीशन, है ना। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हो सकता है ना प्रेसिडेंट रूल का, दैट कैन बी 3 ईयर। अब हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला याद रखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के कुछ हिस्से जो है फ्लेक्सिबल भी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ हिस्सों में क्या है, लचीलापन है, जिसको संसद अकेले क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। जैसे मान लीजिए मान लो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना है, उसके क्षेत्राधिकार को अगर क्या है बढ़ाना है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है ना। इस तरह किसी नए स्टेट का अगर गठन करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। यानी कुछ चीजें जो है ना हमारे संविधान में हो सकता है वो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट अकेले कर सकती है ऐसा। उसके लिए स्टेट के रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो क्या हैं, फ्लैक्सिबल हैं। ठीक, तो वहां पर हम लोग जो है याद रखिएगा वो कैसा फीचर है, वो यूनिटरी फीचर है। इसके बाद याद रखिएगा अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। ध्यान से चीजों को समझिएगा। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, समझना। देखिए, जो आपका हमारे देश के अंदर जो राज्यसभा है, हमारे देश के अंदर जो हाउस ऑफ स्टेट है या अपर हाउस है, उसमें टोटल सीटें कितनी है, 245 है प्रेजेंट में। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। बट ये बताइए, जो 245 सीट्स है, इसमें क्या जो 28 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहीं से राज्यसभा के सदस्य चुनकर आएंगे। तो आप ये बताओ, क्या सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है क्या राज्यसभा में हमारे देश के अंदर? नहीं। हमारे देश के अंदर जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है राज्यों का, वो उस राज्य के पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया है। जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा में। यूपी की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। इसी तरह फिर महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, फिर मतलब जैसे तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है। बिहार में कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं राज्यसभा। यानी कि जो यहां पर है ना, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन और राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, याद रखिएगा कैसे एलोकेट किया गया है उनको सीट, ऑन बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। और किस राज्य को कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, इसका वर्णन किस अनुसूची में है, किस स्केड्यूल में इसका डिटेल है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई। अगर आपको जानना है तो आप हमारे संविधान का कौन सा स्केड्यूल 4 जाकर के देख सकते हैं, स्केड्यूल 4 जाकर के देख सकते हैं। अरे राज्यसभा तो 6 स्टेट में नहीं है, तुम मतलब वही है ना, जाकर के पुराने लेक्चर्स देखिए आप मिथुन जी। राज्यसभा जो है वो किधर है, वो सेंटर में है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे राज्यसभा है ना पार्लियामेंट में, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है स्टेट में। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 राज्यों में है, जिसे विधान परिषद कहते हैं, वो 6 राज्यों में है। राज्यसभा नहीं, राज्यसभा तो सेंटर का। बात समझ में आ रही? तो याद रखिएगा, यहां पर अगर आपको जानना है किस राज्य को कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, उसके लिए आपको कौन सी अनुसूची देखनी होगी? उसके लिए आपको चौथी अनुसूची देखनी होगी। चौथी अनुसूची में क्या है, इसका डिटेल है। राज्यसभा का मुख्य काम होता है स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, राज्यों के हितों की रक्षा करना, कि पार्लियामेंट कहीं राज्य के पावर को खत्म ना करे, वो देखना, ठीक है। कोई भी बिल अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने इस बिहाफ पर पास कर दिया कि भारत की बहुत सबसे जो मतलब, क्योंकि लोकसभा क्या है, इलेक्टेड हाउस है, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और मान लीजिए भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का मतलब 40-70% लोग चाह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए, और लोकसभा लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। लोकसभा क्या करेगी, बिल लाएगी और वह उसे पास कर देगी और राज्यसभा में भेज देगी। वो क्या लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका काम है कि लोग जो मास जो पॉपुलेशन चाह रहा है उसके प्रति हमें उत्तरदायी होना है। तो लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा वहां पर क्या करेगी, उस चीज को रोकेगी। राज्यसभा इसलिए भी है ताकि ऐसा कोई कानून ना बन जाए जो बहुत सारे लोग चाह तो रहे हैं लेकिन वो कानून ठीक नहीं है। लोकसभा पास करके भेज देगी, लोकसभा अपना हाथ खड़ा कर लेगी, भैया देखिए आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, देखिए हम लोगों ने बिल को पास करके भेज दिया, अभी राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, हम क्या करें इसमें? बताइए, हम तो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा है ये नहीं है, वो मानिए नहीं रहा है हमारा बात, वो बिल पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। तो राज्यसभा क्या करता है, ऐसा कोई बिल ना, ऐसा कोई कानून ना बन जाए, वो लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा क्या करेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा, कहेगा नहीं ये कानून नहीं बनना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? और राज्यसभा की क्या जरूरत है वो भी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ध्यान से समझिएगा, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखिए हमारा संविधान है ना, हमारा संविधान जो है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 155, समझिए आर्टिकल 153। पहले आर्टिकल 153 हमारे संविधान का क्या कहते हैं, देयर शैल बी ए गवर्नर इन एवरी स्टेट। हर राज्य में क्या होंगे, एक गवर्नर होंगे। जैसे प्रेसिडेंट केंद्र की कार्यपालिका जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, उसी तरह स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है यानी राज्य की जो कार्यपालिका है उसके हेड कौन है, वो है गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड हैं, उसी तरह गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव के क्या है, नॉमिनल हेड हैं, नाम मात्र के प्रधान हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है, देयर शैल बी ए गवर्नर इन एवरी स्टेट, लेकिन यहां पर मैंने लिखा आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 क्या कहता है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब आप देखिए यह व्यक्ति किसका हेड है, गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड है, लेकिन इसे अपॉइंट किसके द्वारा किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है। किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। बात समझ में आ रही? यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, सेंटर अपॉइंट कर रहे हैं, है ना। इसके पीछे भी वजह है, गवर्नर के पद होने के पीछे भी कारण है। और ये जो गवर्नर का पद है ये हमने लिया किधर से, जैसे आपको प्रेसिडेंट का पद अगर पूछे कहां से लिया, तो वो कहीं से नहीं लिया है। प्रेसिडेंट के पद को हमने कहीं से नहीं लिया। प्रेसिडेंट का एक्चुअली जो भारत में पहले वाइसरॉय हुआ करते थे उसी पद को बदल कर क्या कर दिया, प्रेसिडेंट कर दिया। हालांकि प्रेसिडेंट की जो समानता की जाती है, प्रेसिडेंट को जो हमारे देश के राष्ट्रपति की जो तुलना की जाती है वो ब्रिटेन के जो किंग है ना, ब्रिटेन के जो किंग या क्वीन है उससे की जाती है। लेकिन ये पद हमने लिया कहीं से नहीं। हाँ, उपराष्ट्रपति का पद हमने भले कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। लेकिन कई बार पूछा जाता है ये गवर्नर का पद हमने कहां से लिया है। तो गवर्नर का पद हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
भारत शासन अधिनियम 1935। यह पद गवर्नर का भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और आप याद रखिएगा, हमारे संविधान के अंदर जो मैक्सिमम चीजें हैं, सबसे ज्यादा चीजें हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है। और यही वजह है, यही कारण है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, उसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है उसको, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। तो गवर्नर का पद लिया कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह चीज हमने कहां से ली है? कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। क्योंकि कनाडा में भी जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो कहां से अपॉइंट होते हैं? वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कहां से ली है? ये हमने कनाडा से लिया हुआ ये चीज। तो यानी कि यहां पर देखिए, ये भी एक कैसा फीचर है? ये भी एक यूनिटरी फीचर है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड को किसके द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है? सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? इसके बाद की बात करते हैं। अगला फीचर याद रखिएगा, यहां पर है कि रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर। यह आपको पहले बताया हुआ है। बताइए किस आर्टिकल में ऐसा है? फटाफट बताओ। रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर, यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी हमने कहां से लिया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, क्योंकि फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यही हमने कनाडा से लिया है। फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यह भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ऐसा किसमें है? आर्टिकल 248 में। यह भी कैसा फीचर है? यह आपका एक यूनिटरी फीचर है। कैसा फीचर है? यूनिटरी फीचर है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट यहां तक? इसे फटाफट लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे और जो प्रोविजन है उसे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से यूनिटरी फीचर है हमारे संविधान के। कैन आई मूव? देखिए, किसी को कुछ बात समझ में नहीं आया पूछ सकते हो अभी। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक में आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, भारत का संवैधानिक विकास। और नेक्स्ट वीक में हम लोग अराउंड 3 क्लासेस के आसपास हमारा ये संवैधानिक विकास ही चलेगा, भारत का संवैधानिक विकास, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग डिफरेंट एक्ट और उसके प्रोविजंस की बात करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट जो अगले वीक की जो 2 क्लासेस होंगी उसमें हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट वीक की क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। हालांकि नेक्स्ट वीक की नहीं, जितनी भी क्लासेस होंगी, मतलब अराउंड जो 100 क्लासेस होंगी, ईच एंड एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्लास को आप नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पावर वेस्टेड का मतलब कि निहित होना, निहित होना, है ना। यानी रेजिडुअरी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको 3 लिस्ट बताई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट, कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट। अब कोई ऐसा विषय आ गया जो कि तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, लाइक साइबर लॉज, जो साइबर क्राइम्स आजकल होते हैं ना, डीप फेक वीडियोस बनते हैं, है ना, वो साइबर क्राइम के अंदर है। पैसे खाली कर लिया, अकाउंट खाली कर लिया जाता है, तो वो ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट। यानी कि ऐसा कोई विषय जो तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है, तो कहता है कि वो रेजिडुअरी विषय, वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, वो अवशिष्ट विषय है, और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगला याद रखिएगा, नेक्स्ट है एक रिजर्वेशन ऑफ बिल
रिजर्वेशन ऑफ बिल ऑफ स्टेट फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और ये जो प्रोविजन है ना, ये सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है हमारे संविधान का, जिसके कारण आप देखते होंगे कि केंद्र और राज्य के बीच हमेशा क्या रहता है, विवाद होता रहता है, खास करके ऐसे राज्यों में जहां पर कि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है और राज्यों में अलग पार्टी की सरकार है, लाइक केरला, लाइक वेस्ट बंगाल, ऐसे राज्य जहां पर कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट, राज्य में अलग गवर्नमेंट, वहां पर उन राज्य और केंद्र के बीच में चलता रहता है टसल। किस चीज को लेकर कि गवर्नर के पद को लेकर के। गवर्नर का पद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल पद है हमारे संविधान का, क्योंकि गवर्नर के पावर के बारे में क्लियरली डिफाइन ही नहीं है। गवर्नर का जो पावर है ना, उसके बारे में क्लियरली मतलब डेफिनेशन नहीं है कि गवर्नर के क्या पावर्स हैं, नहीं पावर्स हैं, है ना। इसको लेकर के हमेशा ये लोग कोर्ट में पहुंचते हैं। और जब भी देखिए केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच अगर कभी कुछ होता है, केंद्र और राज्य के संबंध जो हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं फेडरल रिलेशन। ये सब बेसिक पॉइंट याद रखिएगा। जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फेडरल रिलेशन कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, संघीय मतलब संबंध कहते हैं, या संघात्मक संबंध कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच जो पावर वगैरह का डिवीजन है उसको क्या, फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद कहते हैं। और केंद्र और राज्य के बीच अगर मान लीजिए किसी चीज का अगर कोई समस्या होता है पावर को लेकर के, या किसी चीज को लेकर के कि केंद्र जो है सेंटर के मतलब जो केंद्र है वो राज्य के मतलब पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या राज्य जो है केंद्र के पावर में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो इस चीज को प्रोटेक्ट करना, इस चीज को संरक्षित करना किसका काम है पता है आपको? किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। यानी जो संघवाद का जो अभिभावक कहा जाता है, जिसका काम है हमारे देश के अंदर जो फेडरलिज्म है उसको प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे देश के अंदर जो संघीय व्यवस्था है उसकी रक्षा करनी है, ये किसका काम है? दिस इज वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का ये काम है, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है गार्जियन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। यानी भारत में संघवाद का अभिभावक कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज गार्जियन ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अगर आपसे पूछा जो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज गार्जियन ऑफ फेडरलिज्म, तो क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है, यह आप लोग कमेंट में बताएंगे। दोस्तों यहां पर बात करते हैं तो याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधेयकों का राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। देखिए ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सुरक्षित रखना हमारा संविधान है, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 200। ये आर्टिकल 200 में ये पावर है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई कानून बनना होता है केंद्र सरकार में, तो उसके लिए क्या करती है संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा एक विधेयक पास करती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है। सुनिएगा, आपको बताया था लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है हमारे देश के अंदर। अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा है, राज्यसभा है, ये एक बिल पास करेगी और इसके पास भेजेगी, राष्ट्रपति के पास भेजेगी। और राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं? सहमति देते हैं। राष्ट्रपति जो है इस पर, यस आपको दिखाई दे रहा है, आप बोर्ड को देख पा रहे हैं, इट इज विजिबल और नॉट? दिख रहा है तो आपको दिख रहा है कि दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास क्या, उस पर सहमति दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो सस्पेंसिव वीटो का यूज कर सकते हैं, यानी कि उस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और उनके पास चौथा ऑप्शन है कि वो डिले कर सकते हैं, सहमति देने में डिले कर सकते हैं, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। यह राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है। इसके बाद की बात करते हैं तो उसी तरह स्टेट में जब कोई बिल, ध्यान से सुनिएगा, स्टेट के अंदर जब कोई कानून पारित होता है, मान लीजिए कहीं पर सिंगल लेजिस्लेचर है तो वो विधानसभा से पास होकर के गवर्नर के पास चली जाएगी, और कहीं पर अगर बाई कैमरा लेजिस्लेचर है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होकर जब गवर्नर के पास जाती है ना, अब गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है, इनके पास ज्यादा ऑप्शन है। इनके पास क्या ऑप्शन है, ये असेंट दे सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, ये उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये मतलब उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, ये असेंट में डिले कर सकते हैं, और इनके पास एक ऑप्शन है। ये सारी बातें किसमें है, ये प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होगा, प्रेसिडेंट का वीटो पावर किसमें, आर्टिकल 111 में, राष्ट्रपति का वीटो पावर, और गवर्नर का जो वीटो पावर है ये किसमें, आर्टिकल 200 में है। अब गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, यहां पे गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है कि ये अगर चाहें तो किसी भी बिल को, कोई भी बिल हो, अगर इनको लगता है कि ये बिल जो है हमें किसके लिए रिजर्व रखना चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना चाहिए, तो ये उस बिल को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं, आरक्षित रख सकते हैं। अब सोचिए आप कि बिल किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। अब स्टेट गवर्नमेंट को मान लीजिए अगर केंद्र सरकार चाहे कि ये स्टेट में लॉ नहीं बने, स्टेट के अंदर ये कानून नहीं बने, ऐसा चाहे अगर केंद्र सरकार, वो गवर्नर को कह दे कि भैया ये जो बिल है ना, ये जैसे पास करे हमारे लिए रिजर्व कर दो, हमारे लिए क्या करो, आरक्षित कर दो। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कि स्टेट के लेजिस्लेशन में सेंटर आ रहा है बीच में, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या है, ये भी आपका एक यूनिटरी प्रोविजन है, क्योंकि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट के द्वारा पारित किसी भी बिल को चाहें तो किसके लिए रिजर्व रख सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकते हैं। और कई बार राज्यपाल ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर केंद्र सरकार चाह रही है कि कोई अपोजिट पार्टी की सरकार है स्टेट के अंदर, उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर कोई ऐसा बिल पास हो रहा है, बढ़िया बिल पास हो रहा है मान लीजिए, कि जिससे कि स्टेट के अंदर उस पार्टी का एकदम वाहवाही हो जाएगा, वो पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी, तो गवर्नर को दीजिए, हाँ देखो ये जो बिल है ना, अगर ये पास हो गया ना, कानून बन गया ना बाबू, सोच लो, तुम तो गए, हमारी पार्टी फिर वहां पर आ भी नहीं पाएगी, फिर तो बन जाएगा उसका सरकार। तो गवर्नर कहेगा मालिक क्या करना है, आएगा बिल हमारे लिए रिजर्व कर देना, तुम्हारे पास पावर है आर्टिकल 200 के, कोई भी बिल को तुम हमारे लिए रिजर्व कर दो, हमारे लिए कर देना, फिर हम सोचेंगे क्या करना है नहीं करना। गवर्नर क्या करेंगे, उस बिल को रिजर्व कर देंगे, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। अब उस बिल पर कानून बन ही नहीं रहा, वहां पर सेंटर के पास वो बिल पड़ा हुआ है। अब वो स्टेट जाएगा कहां पर, वो स्टेट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि सर देखिए हमारा जो बिल है ना, बेवजह गवर्नर ने सर रिजर्व करके प्रेसिडेंट के लिए रख दिया, और प्रेसिडेंट इस पर सर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट आएंगे, कहेंगे देखिए ये सब आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फेडरलिज्म का क्या है, ये जो फेडरलिज्म है ना, संघवाद, ये हमारे देश के मतलब मूल संरचना का हिस्सा, आप इसको उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आप इसका, आप क्यों मतलब रिजर्व करवाएं, गवर्नर को बोलेगा तुमने ये बिल, मतलब आपने ये बिल क्यों रिजर्व किया, क्या वजह है इस बिल को रिजर्व करने का प्रेसिडेंट के लिए, ऐसा क्या था इस बिल में, आप इसका कारण बताइए। और सेंटर को कि आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके उस बिल पर क्या करिए, डिसीजन दीजिए, और अगर उस बिल को पास नहीं कर रहे हैं, अगर उस बिल को पारित नहीं कर रहे तो उसका कारण बताना आपको अनिवार्य होगा कि क्यों आखिर उस बिल में ऐसा क्या है कि आप उसको पास नहीं किया, आपने उस पर सहमति नहीं दी, आपने क्या वजह है, लिख करके बताइए, रिटर्न में आप यहां पर कोर्ट में बताइए। फिर अरे नहीं सर गलती हो गया सर, वापस कर रहा है सर, दे रहे हैं इसको, बिल को पास कर रहे हैं, तो ये चीज होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका यूनिटरी फीचर है, क्योंकि यहां पर सेंटर क्या है, आपका ज्यादा पावरफुल है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देखिए वो गवर्नर जो होता है ना, एक्चुअली में उनके पास ऐसा रिटर्न में कोई वो नहीं है ना आदित्य, रिटर्न में ऐसा कोई वो नहीं है कि उनके पास वीटो पावर होगा।
लेकिन गवर्नर का क्या है ना, गवर्नर को क्या करना है वो खुद ही डिसाइड करते हैं। जब हम गवर्नर टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अरे नहीं कोई वैसा कुछ नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, या किसी को अगर समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है ना, फिर से समझा देता हूं। देखो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है ना, राष्ट्र जो केंद्र सरकार जब कोई कानून बनाती है तो लोकसभा और राज्यसभा कोई बिल पास करती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है। और आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन है कि राष्ट्रपति उस बिल पर सहमति दे देंगे, एसेंट दे सकते हैं, राष्ट्रपति उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं जिसको अब्सोल्यूट वीटो कहते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं कि भैया इस बिल पर थोड़ा रिकंसीडर करिए इस बिल को, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं हम लोग, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास यह है कि वो उस पर एसेंट देने में डिले कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं, जिसे हम लोग जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं, जिसका यूज 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसके ऊपर? डाक संशोधन विधेयक के ऊपर। क्यों किया था, क्या वजह थी, क्या कारण था, उनका क्या टसल चल रहा था राजीव गांधी के साथ, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वाई, क्यों उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया? क्योंकि उनकी राजीव गांधी के साथ बनती नहीं थी। ज्ञानी जैल सिंह याद करिए, एंड 1984 का इंसिडेंट याद करिए, आपको सारा इमेज क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो बिल जो है ना, और भी कई कारण थे जिसके कारण वो जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था उस पर उन्होंने सहमति नहीं दी, उसे डिले करते रहे। उसी तरह जब हम बात करेंगे राज्य के अंदर जब राज्य विधानमंडल कोई भी बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है, गवर्नर के पास ऑप्शंस है कि वो उस पर सहमति दे सकते हैं, वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। गवर्नर के पास यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि वो अगर चाहे तो किसी भी बिल को, लगे उनको कि ये बिल हमें किसके लिए रिजर्व करना है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है, तो वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। मान लीजिए अगर किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, स्टेट जो है अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना पाएगी। कोई भी बिल है उसको गवर्नर रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट उस पर सहमति देंगे तब जाकर के वो कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यानी कि क्या, यहां पर स्टेट के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उसमें भी सेंटर क्या कर रही है, आकर के इंटरफेयर कर रही है। इट मींस ये भी क्या है, ये भी आपका एक यूनिटरी प्रोविजन है। यहां तक बात समझ में आ गया। लेजिस्लेटिव असेंबली एलए का मतलब, एलसी का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब बिल रिजेक्ट करेंगे तो कारण भी देना होता है क्या, प्रेसिडेंट या गवर्नर को? देखिए प्रेसिडेंट को कारण बताना, मतलब कारण बताना होता है कि ये कारण है कि इसके कारण भी रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नर को तो देना ही होता है कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर आप किसी बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी विधेयक को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका कारण आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? अब इसके बाद देखिए एक आर्टिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 249। ये भी क्या है, हमारा यूनिटरी प्रोविजन है। कहेंगे सर कैसे, तो अभी समझते हैं। आर्टिकल 249 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी, और यहां पर कौन सा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, याद रखिएगा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उपस्थित एवं मतदान का 2/3 से ज्यादा, ऐसे लिख लो, मोर देन टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों का 2/3 से ज्यादा, ये वाला विशेष बहुमत चाहिए। क्या होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन विशेष बहुमत से पास कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट में यानी कि राष्ट्रीय हित में,
पार्लियामेंट के लिए, नेशनल हित में पार्लियामेंट के लिए स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट पर, कुछ विषयों पर कानून बनाना अनिवार्य है। कानून बनाना अनिवार्य है यानी मैंडेटरी है, यानी लॉ बनाना क्या है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा जो कानून बनता है ना, तो इसका आप लोग लिख लेना, मैक्सिमम वैलिडिटी जो होता है ऐसे कानून का, मैक्सिमम वैलिडिटी इज 1 ईयर। ऐसा कानून जो बनता है उसका मैक्सिमम वैलिडिटी 1 ईयर होता है। समझिए, वही तो कोई डिफाइन नहीं है ना, टाइम लिमिट नहीं है मिस बॉबी जी, तभी तो दिक्कतें हैं। अगर टाइम लिमिट हो गया 1 महीने तक, ऐसा एक संशोधन लाया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन वो नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। ठीक है, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि नहीं, आप एक मतलब इतने दिन के अंदर बताओ क्या करना है, जिसमें कि सुधार की जरूरत है। आप इस चीज को समझो पहले। नॉर्मली आप लोग देखिए, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, स्टेट को। लेकिन आर्टिकल 249 के तहत सेंटर को यह पावर है। आर्टिकल 249 कहता है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर जो राज्यसभा है, राज्यसभा वो अगर एक प्रस्ताव लाए कि राज्य सूची के ये विषय हैं, इस पर पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है, और उस प्रस्ताव को अगर राज्यसभा अपने सदन के प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 बहुमत से पास कर दे। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 का मतलब क्या है, यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर टोटल है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे मेंबर आएंगे ही राज्यसभा में, अब्सेंट भी होते हैं। मान लीजिए 200 मेंबर क्या है, प्रेजेंट है। अब इसमें मान लीजिए सभी लोग वोट, कोई जरूरी नहीं है सभी लोगों को वोटिंग करना। इसमें मान लीजिए कि 180 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, यानी 20 लोगों ने वोटिंग किया ही नहीं। तो हमें किसका 2/3 चाहिए, 180 का 2/3, यानी कि इसका 2/3 कितना होगा, 120। 120 प्लस 1, यानी कि इससे एक भी ज्यादा। यानी कि अगर राज्यसभा अपने सदन के अंदर जितने लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, उसके 2/3 बहुमत से अगर एक प्रस्ताव पारित कर दे कि पार्लियामेंट को नेशनल इंटरेस्ट में, जो पार्लियामेंट है, राज्य सूची के इन विषयों पर कानून बना सकती है, तो पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है पार्लियामेंट को। लेकिन जब पार्लियामेंट राज्य सूची के ऐसे विषयों पर कानून बनाती है, तो उसका जो मैक्सिमम वैलिडिटी होता है वो कितना होता है, 1 साल होता है, 1 ईयर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। फिर से अगर आपको उसको फिर से वो करना है, उसका एक्सटेंड करना है, तो फिर से आपको उसे इस विशेष बहुमत राज्यसभा में पारित कराना होगा, तब जाकर के फिर से 1 साल आप कर सकते हैं। अन्यथा 1 साल के बाद वो कानून जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि स्टेट जो है वो मतलब क्या है, सेंटर जो है वो क्या कर रही है, इंक्रोच कर रही है किसको, स्टेट के पावर को। यानी कि यहां पर भी क्या है, सेंटर आपका ज्यादा पावरफुल है। तो ये भी एक ऐसा प्रोविजन है, ये भी एक यूनिटरी प्रोविजन है। इसके बाद एक और है, याद रखिएगा, आर्टिकल 312, जो बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की, अखिल भारतीय सेवाओं की। लेकिन अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और कल, अब हमारा कल तो क्या है, सैटरडे है ना, हाँ नहीं, तो कल आपका जो है क्लास नहीं, मंडे को क्लास होगी आगे, है ना। तो फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग याद रखना कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। और आप लोग याद दिला दीजिएगा सर, आर्टिकल 312 के बारे में आपको डिस्कस करना है यूनिटरी प्रोविजन में। आर्टिकल 312 रह गया है, तो उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं, अभी कोई भी क्लासेस मिस मत करिए आप लोग, है ना। एक बार इसका क्या कमेंट है दिखाना। हाँ हाँ सर, गुस्सा मतलब प्लीज एक बात को बराबर बोल रहा, सर मैं तो
कल रात नहीं पढ़ पाया, आप नहीं पढ़ाएंगे सोच के इसलिए लाइव क्लास में। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए विश्वामित्र जी, है ना। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, सॉरी मंडे की क्लास में, नॉट कल की क्लास में, मंडे की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लास्ट वाला इंग्लिश में बोल लिख लीजिएगा, इंग्लिश में, इफ राज्यसभा passes a resolution with a special majority that in national interest parliament can make law on subject of state list in national interest, then parliament have power to make law on subject of state list, है ना। लिख लीजिएगा आप इसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।